वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो कंप्लीट कर लिया था उसके बाद हम लोग मतलब फ्लावर्स की सारी रिंग ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गई थी। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन फ्रूट स्ट्रक्चर। प्लेसेंटेशन भी कंप्लीट हुआ बेटा। प्लेसेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, आप सबको समझ में आना चाहिए और आप उसका एग्जाम्पल वाइज और प्लेसेंटेशन के टाइप एक टेबल बना के ड्रॉ करके मुझे उसको सेंड करोगे। क्लियर। द फ्रूट, अब जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज़ फ्रूट। फ्रूट इज़ बेसिकली मैच्योर्ड ओवरी। लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था बट बीच में कुछ इंटरप्शन की वजह से कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, तो द फ्रूट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। एक फ्रूट आइडेंटिकल फीचर होगा अगर उस प्लांट पे फ्रूट बियरिंग प्लांट होगा और उस पर फ्रूट लगा होगा, तो दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक। मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का फ्रूट या एक पर्टिकुलर फ्रूट उसी स्पीसीज की उस प्लांट का एक आइडेंटिफिकेशन होता है। क्लियर। एंड मोस्ट आइडेंटिफाइंग फीचर इज लीफ, क्योंकि आपको पता है फ्लावर एंड फ्रूट पूरे लाइफ स्पैन हर टाइम नहीं रहेगा प्लांट पे। तो इट इज़ द मैच्योर और राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इफ अ फ्रूट इज फाउंड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी इट इज कॉल्ड अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, कल हम लोग इस पर बात कर रहे थे कि विदाउट, जैसे हम लोगों को फ्रूट का डेवलपमेंट का प्रोसेस पता है कि फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद ओव्यूल में जो एग है वहाँ फर्टिलाइज्ड होगा, वहाँ एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा एंड ओव्यूल सीड एंड फ्रूट ओवरी इज कवरिंग लाइक अ फ्रूट। ठीक है, इस तरीके से एक एक प्लांट की लाइफ साइकिल का रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब उस सीड को दोबारा जब हम ग्रो करेंगे, दोबारा जर्मिनेट होगा वो सीड, तो न्यू प्लांट को फॉर्म करेगा। क्लियर। तो इफ अगर इस फर्टिलाइजेशन के अलावा किसी पोर्शन से अगर फ्रूट फॉर्म कर जा रहा है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इस तरीके के फ्रूट को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, जैसे बनाना में, ठीक है, इन सम फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स बनाना सीड्स आर नॉट फाउंड एंड सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक और सीडलेस फ्रूट। अब इनमें सीड क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा आपका फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल वाला स्ट्रक्चर सीड में कन्वर्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है, दैट्स वाई ये सीडलेस प्लांट में भी आ जाते हैं, सीडलेस फ्रूट में भी आएंगे एंड पार्थेनोकार्पिक का भी एग्जाम्पल है, तो आप इसको नोट डाउन करके रखोगे मार्क करके। पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब आपको फाइटो हार्मोन्स पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी में। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी में बेटा एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम है, हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम है, उसी तरीके से प्लांट का जो ग्रोथ हार्मोन है, जो उसके सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, फ्लावर फॉर्मेशन, ये सब प्रोसेस हार्मोन्स के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम जैसे अब हमें पता है कि बहुत सारा ऐसा भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या ऐसा प्रोडक्शन हो रहा है फ्रूट्स का जिसके लिए आप प्लांट पे अभी बहुत डिपेंडेंट नहीं है, हम उसको लेबोरेटरी में या एक ह्यूमन कंट्रोल्ड वाले सेंटर में, ठीक है, प्लांट को जर्मिनेट करा के और वहाँ पे हम पार्थेनोकार्पी के थ्रू विदाउट फर्टिलाइजेशन हम हॉर्मोन्स के थ्रू उसमें इंड्यूस कर देंगे। क्लियर। तो ये अपने आप में एक बड़ा फिनोमेना है बेटा, इसको हम लोग रिप्रोडक्शन वाले टाइम में डिस्कस करेंगे थोड़ा। नाउ जो फ्रूट है, फ्रूट की वॉल अगेन इम्पॉर्टेंट होती है। 3 लेयर में फ्रूट की वॉल को बोलेंगे पेरिकार्प और उसको 3 लेयर में डिवाइड करते हैं। आफ्टर रैपनिंग द ओवरी वॉल चेंजेस इनटू पेरिकार्प। ठीक है, जैसे हम जिस फ्रूट का लेयर ओवरी की बात कर रहे हैं वही लेयर फ्रूट फॉर्मेशन के टाइम उसको पेरिकार्प बोलेंगे। क्लियर। तो पेरिकार्प मे बी थिक एंड फ्लैशी और थिक एंड हार्ड और थिन और सॉफ्ट। तो पेरिकार्प का अपना एक रेंज है पूरा और उसी पे फिर और इन्हीं सारी रेंज और इन पैरामीटर से कि एडिबल पार्ट इज व्हाट, फ्रूट्स के भी क्लासिफिकेशन है, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स पढ़ते हैं, तो हम लोग वो पोर्शन बहुत थोड़ा बाद में देखेंगे। क्लियर बच्चा। अभी हम एनसीईआरटी के और थोड़ा सा बियॉन्ड द एनसीईआरटी इस पोर्शन को बस कवर कर रहे हैं। इन फ्लैशी फ्रूट पेरिकार्प इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। ठीक है, जैसे मैंगो वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पे 3 लेयर्स आपको दिखती हैं। आउटर मोस्ट, अब अगेन आप यहाँ पे क्या करोगे, 3 लेयर 1 2 3 ऐसे ड्रॉ करोगे। आउटर टू इनर तीनों का नेम लिख लोगे। ठीक है, एक सीक्वेंस से लिख लोगे तो आपका एक क्लियर रहेगा। एपिकार सबसे आउटर, मीजो मीन्स मिडल, एंडो मीन्स इनर। तो एपी मीजो एंडो कुछ भी रटना नहीं है इसमें। एपी मीन्स आउटर, मीजो मीन्स मिडिल,
and endo means inner. तो outermost layer is apical, middle layer is mesocarp, and innermost layer is endocarp. Now first one is apical. अब इसको समझना है कुछ एग्जाम्पल से. इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर. इट मे बी थिक और थिन एंड हार्ड और सॉफ्ट. अलग अलग तरीके की इसकी मॉर्फोलॉजी हो सकती है. थिक हो सकता है, थिन हो सकता है, हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है. इट फॉर्म्स आउटर मोस्ट लेयर ऑफ फ्रूट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड राइंड. ये ध्यान में रखोगे आप, राइंड इसको बोलते हैं. एंड ये आउटर मोस्ट लेयर है, इसका मतलब ये फ्रूट की कवरिंग भी है. ठीक है, फ्रूट का प्रोटेक्शन में भी ये रोल प्ले कर रहा है. ठीक, जैसे अगर आप मैंगो की बात करो तो जो मैंगो का आप जो छिलका देख रहे हो, जो आप निकालते हो उसको नहीं, एडिबल पार्ट नहीं होता है, दैट इज एपिकार. ठीक है, जो फ्लैशी पार्ट है दैट इज मिजोकार. फिर आपको जो सीड के चारों, जो गुठली बोलते हो आप आम की, उसकी जो लेयर है, थिक लेयर, दैट इज एंडोकार. तो ये तो बहुत क्लियर सा फ्रूट है, इसमें आपको समझ में आ रहा है. बहुत से कॉम्प्लिकेटेड फ्रूट हैं जहाँ पे आपको समझ में ही नहीं आएगा. नाउ नेक्स्ट वन इज मिजोकार. It is the middle layer which is thick and fleshy in mango, peach and date palm. इन सारे फ्रूट्स में ये कैसा है? Mesocarp is fleshy. It means कि clearly indicate है fleshy part is edible part. तो edible part क्या है यहाँ पे? Mesocarp. तो आपको डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है मैंगो का edible part, तो उसमें ऑप्शन रहेगा एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प. तो आंसर इज मेसोकार्प. इन कोकोनट दिस लेयर इज मेड अप ऑफ फाइबर्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड क्वायर. क्वायर और कोकोनट आप लोग बहुत देखे हुए हो. इसको अब आप रिलेट करना, जो आप ग्रीन कोकोनट जब देखते हो जो प्लांट में लगा हुआ है और ब्राउनिश में टेक्सचर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो जो ग्रीन वाली कवरिंग है दैट इज़ एपिकार. और कोकोनट इज़ इम्पॉर्टेंट बेटा, इसमें आपको समझने वाली चीज़ें हैं. एपिकार वो है, और उसके बाद जो आप जैसे उसको छोड़ दो, अब सूखे हुए नारियल को देखो. सूखे और नारियल में एपिकार्प कैसे होती है ना कि टूट जाती है, रप्चर कर जाती है. तो आपको उसमें जो बंच दिख रहा है ना, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिससे रस्सी बनाते हैं, उसको बोलते हैं क्वायर. ठीक है बेटा, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, बहुत वो रिच ऑफ फाइबर है. ठीक, दैट इज मेसोकार्प. तो कोकोनट के केस में मेसोकार्प कैसी है? एडिबल है? नहीं है. ठीक है, तो मेसोकार्प इज आउटर कवरिंग. और एंडोकार्प वो होगा जो आप नारियल जब तोड़ते हो ना बेटा, तो ये जो ये फाइबर वाला पोर्शन जो सारा निकाल के हटाते हैं और फोड़ने के पहले जो आपको कवरिंग दिखेगी दैट इज एंडोकार्प. मीन्स इस टाइप के कोकोनट में ना आप एपिकार्प खाते हो, ना मेसोकार्प खाते हो, ना एंडोकार्प खाते हो. खाते क्या है? जो अंदर वाइटेस्ट कवरेज है और जो लिक्विड है उसके अंदर. ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली एंडोस्पर्मिक सीड में आ जाता है ये. क्लियर? इसमें एंडोस्पर्म भरा हुआ है. सीड जर्मिनेशन, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एंडोस्पर्म पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ है और एबंडेंट अमाउंट में एंडोस्पर्म है. अब आपको पता होगा कि कोकोनट इज़ अ वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट. बहुत अच्छा माना जाता है कोकोनट वाटर को. तो वो क्यों? जस्ट एज्यूम कि एक सीड, एक एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए वो एंडोस्पर्म यूज़ कर रहा था. ठीक है, मैंने एंजियोस्पर्म में ये पॉइंट बताया था बेटा. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए टाइम में एंडोस्पर्म यूज़ होगा. अगर एंडोस्पर्म फुल्ली यूज्ड हो जाएगा तो उसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. एंड जिसमें एंडोस्पर्म रह जाएगा उसको बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड. तो अब यहाँ पे आप ये एक चीज़ देखो कि जो वो उसका वाइटेस्ट पार्ट है टिश्यू वाला, सॉलिड टिश्यू, एंड जो लिक्विड है, लिक्विड टिश्यू, दैट बोथ आर एंडोस्पर्मिक पार्ट. तो कोकोनट के केस में हम एडिबल पार्ट क्या होता है? एंडोस्पर्म या सीड लिख सकते हो. क्लियर? द फ्रूट और यूकार्प. तो यहाँ पे आपको मेसोकार्प देख रहे थे ना हम लोग, क्वायर वाला हो गया. एंडोकार्प, इट फॉर्म्स द इनर मोस्ट लेयर. इट मे बी थिन मेम्ब्रेनस लाइक ऑरेंज, डेट पाम. इसमें आपको थिन और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिख रही है. एंड थिक एंड हार्ड. मैंगो में जैसे मैंने बताया, सीड उसका इंटरनल पोर्शन है, जो इसको आप सीड समझते हो ना, दैट इज़ नॉट सीड. सीड उसके भी अंदर होता है. जब आपने कभी अचार वगैरह बनाने के लिए मैंगो को कट करते हुए देखा होगा, कैरी को, तो उसके लेयर के अंदर सीड होता है. तो सीड के आउटर बाउंड्री सबसे कौन सी हुई? एंडोकार्प. एंडोकार्प के बाहर मेसोकार्प, मेसोकार्प के बाहर एपिकार्प. ठीक है, फ्रॉम आउटर टू इनर एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प. द फ्रूट और यूकार्प. When the fruit is developed only from the ovary, then the fruit is called
ट्रू फ्रूट, ओके द नहीं लिखा है, वो ट्रू लिखा है, ट्रू फ्रूट और यूकार। ट्रू फ्रूट क्या होता है, जब ओवरी से ही डेवलप हो वो फ्रूट, ओवरी से डेवलप हुआ हो तो ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट्स, जिसमें आपके मैंगो, कोकोनट ये सारे ही आ जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब लेयर्स को ध्यान में देखो, ये एनसीईआरटी में भी यही सेम इमेज है, आप लेयर्स को यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस वन आउटर एपिकार, फिर मिडिल मेसोकार, देन इनर वन इज एंडोकार, और इसके अंदर में आपको सीड दिखेगा। अब कोकोनट को देखो, एपिकार्प को यहाँ पे नोटिस नहीं किया गया क्योंकि ये सूखा वाला कोकोनट है, ठीक है। मैंने कहा ग्रीन वाले कोकोनट में आपको जो ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है दैट इज एपिकार्प। वो जैसे जैसे मैच्योर होता है, जैसे जैसे कोकोनट पूरा मैच्योर्ड हो जाता है और वो जब फॉल ऑफ कर जाएगा पेड़ से ट्री से, तो उसमें ये ब्राउनिश सा अपीयरेंस आ जाएगा। इस टाइम एपिकार्प उसकी रप्चर हो जाती है, तो एपिकार्प आपको ऐसे टूटी टूटी सी आपको उन फाइबर से अटैच दिखेगी। देखना ध्यान से, इसको ऑब्जर्व करना। कभी अभी पूजा वगैरह होगा नवरात्रि में तो कोकोनट आएगा, तो उसको ऑब्जर्व करना। तो जो वो आपको फाइब्रस पोर्शन दिखेगा दैट इज मेसोकार्प एंड हार्ड पोर्शन इज एंडोकार्प एंड वाइट पोर्शन इज पार्ट ऑफ सीड दैट इज एंडोस्पर्म, ठीक है। और एम्ब्रियो कहाँ होगा, वो जब आप तोड़ते हो ना नारियल, तो उसके जो 3 आंखें जैसी स्ट्रक्चर रहती है, वहाँ से एक वाइट कलर का छोटा सा पोर्शन हमेशा देखोगे निकलेगा, दैट इज एम्ब्रियो, ठीक है। तो ट्रू फ्रूट क्या हुआ, और यूकार विच डेवलप फ्रॉम द ओवरी, ओवरी के मैचुरेशन से जो पोर्शन जो फ्रूट्स फॉर्म होते हैं, मतलब जो फ्रूट डायरेक्ट ओवरी से बने होंगे उनको ट्रू फ्रूट कहते हैं। एंड वो फ्रूट एक लार्ज कैटेगरी है यहाँ पे भी बेटा, जो कि फॉल्स फ्रूट में आ जाते हैं, या स्यूडो कार्प इनको बोलते हैं, स्यूडो फ्रूट भी बोल देते हैं। उनमें क्या होगा कि एक्सेप्ट देन ओवरी, ओवरी भी हो सकती है और ओवरी के अलावा भी कोई पार्ट वहाँ पे इंड्यूस होता है, मतलब ओवरी के अलावा कोई पार्ट, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, रेसेप्टिकल वाला जो थैलेमस पोर्शन है वो डेवलप हो जाता है फ्रूट में, फ्लैशी पोर्शन में। तो नाउ in some fruit in place of ovary some other parts of flower like thalamus, calyx, inflorescence याद है, इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर अरेंज्ड है, वो कन्वर्ट हो जाए। जैसे फिग एंड वास्प रिलेशनशिप जब मैंने आपको बताया था, वो अंजीर वाला एग्जांपल याद करो, तो अंजीर का जो पूरा का पूरा फ्रूट होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। जो हम लोग खाते हैं वो इसी फ्रूट को ऐसे ऐसे कट करके अंजीर मिलता है हमें, ठीक, प्रॉपर एक वो बीच में थ्रेड जैसा रस्सी रहती है, उसमें बंच बना के अंजीर का मार्केट में रहता है। तो अंजीर का पूरा फ्रूट है ये, अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो वो क्या होगा, एक इन्फ्लोरेसेंस कन्वर्ट हो गया फ्रूट में, क्लियर। तो ध्यान देना थोड़ा, इन सम फ्रूट्स इन प्लेस ऑफ ओवरी सम अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर लाइक थैलेमस, कैलिक्स एंड इन्फ्लोरेसेंस आर मॉडिफाइड इनटू फ्रूट और अ पार्ट ऑफ फ्रूट, दैट इज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, एग्जाम्पल इज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पेयर, मलबेरी, फिग, कैश्यू नट, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। एप्पल के केस में क्या है, थैलेमस जर्मिनेट कर जाता है, स्ट्रॉबेरी में भी हम देख रहे हैं थैलेमस जर्मिनेट किया हुआ है। इस तरीके से हमें एक रेंज दिख रहा है जहाँ पे कि फ्रूट बनने में ओवरी के अलावा भी डिफरेंट पार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्लियर है बच्चा, ठीक है। इमेज समझ में आ रहा है, थैलेमस दिख रहा है, जो हम एप्पल का एडिबल पोर्शन है दैट इज थैलेमस, इसलिए इसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। सेंटर में आपको पता है सीड दिख रहा है, ओव्यूल सीड फॉर्मेशन दिखेगा। एंड अब यहाँ पे आप इसमें पेरिकार्प एंडोकार्प का फंक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि वो ओवरी की वॉल नहीं है, वो थैलेमस का पार्ट है। तो इन एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, इनफैक्ट कैश्यू में भी जो होता है थैलेमस का पार्ट होता है। द थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, क्लियर है बच्चा। थैलेमस यहाँ स्ट्रॉबेरी में दिख रहा है, द फ्रूट्स ऑफ एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, एक आपको एलएस दिख रहा है, एक आपको टीएस दिख रहा है। तो टीएस में अगर आप वहाँ देखो एकदम सेंटर में देखो तो फिर वहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर हार्ड सा दिखेगा, दैट इज एंडोकार्प, ठीक है। उसके सराउंडिंग में एक छोटा सा दायरा सा दिखेगा, दैट इज मेसोकार्प। और फिर उसके बाद जो पूरा हिस्सा है जो एडिबल पोर्शन है दैट इज थैलेमस।
तो आप पेरिकार्प को एग्जैक्टली जो आउटर एपिकार्प है उसको आप क्लियरली नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो. मेजर द पोर्शन कवर्ड बाय द फ्लैशी थैलेमस. क्लियर है बेटा. तो हम लोग अभी फ्रूट्स के बारे में इतना ही कवर करेंगे. नेक्स्ट जब हम कभी प्लांट वाला पोर्शन डिटेल में लेंगे तो इस चैप्टर से एक ये रिमेनिंग पोर्शन रहेगा, आप इसको नोट डाउन करोगे, जिसके लिए आपको एनसीईआरटी में भी बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, और लेकिन आपको एक क्लास यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेगी. तो आप यहाँ पे चाहो तो अपने नोट्स में कुछ पेजेस 2 to 3-4 पेजेस आप ब्लैंक छोड़ दोगे, क्योंकि कुछ फिगर भी आप ड्रॉ करोगे, चार्ट भी बनाओगे. मॉड्यूल में ऑलरेडी चार्ट दिया हुआ है, फ्रूट्स को क्लासीफाई किया हुआ है, बट दैट इज़ अ ह्यूज रेंज. अभी आप उसको कैच नहीं कर पाओगे, इसलिए हम लोग वो पोर्शन स्किप करेंगे. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट पोर्शन सीड से रिलेटेड रहेगा. सीड देख लेते हैं हम लोग फटाफट. नाउ व्हाट इज द सीड? द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू द सीड. ये स्टेटमेंट मार्क करोगे आप. अ सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एम्ब्रियो. अभी जैसे हमने फ्रूट का एक पेरिकार्प देखा, फ्रूट की कवरिंग पेरिकार्प, सीड की कवरिंग सीड कोट, ठीक है, एंड एन एम्ब्रियो. अब हमें पता है जो नया उसमें डेवलपमेंट होगा न्यू प्लांट का, वो सीड के एम्ब्रियोनिक पोर्शन से ही डेवलप होगा. ठीक है. एम्ब्रियो में रेडिकल और प्लूम्यूल होता है, और वहाँ से न्यू रूट एंड शूट सिस्टम अराइज हो जाता है. तो आप एकदम टू द पॉइंट देखो बेटा. ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड. अ सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो. सीड के अंदर क्या क्या होगा बेटा? एक सीड कोट होगा और एक एम्ब्रियो होगा. सीड कोट उसको कवरिंग देगा, क्योंकि अब इस सीड को नेचर में, इन्वायरमेंट में ये सीड यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ये ट्रांसपोर्ट होता जाएगा, मतलब चेंजेस होते जाएंगे. और जब तक ये फेवरेबल कंडीशन इसको नहीं मिलेगी, नया प्लांट नहीं ग्रो होगा. जैसे आप सपोज देखो कि हम लोग बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम पॉलिनेशन में एक रोल प्ले करते हैं, मतलब पॉलिनेशन में कह लो. और अभी तो पॉलिनेशन की बात छोड़ते हैं, सीड पढ़ रहे हैं, सीड डिस्पर्जल की बात करते हैं. सीड डिस्पर्जल में हम रोल प्ले करते हैं. ठीक है. कुछ अभी जैसे सिंपल सा आप अपने हाफूस आम का ही एग्जाम्पल ले लो. आपने आम खाया तो आप गुठलियाँ क्या करते हो? या तो डस्टबिन में डालते हो. वो डस्टबिन से भी कहाँ जाएगा? वो बाहर इन्वायरमेंट में ही जाएगा. फिर अगर उसको फेवरेबल कंडीशन हो मिल गई तो वो वहाँ पे ग्रो कर जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा. तो एक चेन जो साइकिल चलता है ना, फूड साइकिल का, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ह्यूमन भी, जाने अनजाने. और ये एक इन्वायरमेंट इकोलॉजी में ये सब हम पढ़ाएंगे बेटा. इन्वायरमेंट ने बैलेंस करके रखा है. ठीक है. इस फ्रूट को ऐसा बनाया कि आप इसको खाओ, आप इसके जो टेस्ट है उसकी वजह से आप इसको खाओ, और इस फ्रूट की नेक्स्ट जनरेशन बनने के लिए, और इस फूड का जो रीज़न है, ठीक है, आपने आम यहाँ से लिया, खाया और उसको डिस्पर्स वो कहीं और हुआ, तो इसकी जो वैरायटी है, अब हैबिटेट हमेशा फेवरेबल होगा तभी वो ग्रो करेगा. ठीक है. अब ये हम नहीं कह रहे कि यहाँ खाया और राजस्थान के रेगिस्तान में जाके सीड को डाल दिया और बोलो कि मैंगो का ट्री वहाँ क्यों नहीं हो रहा है. तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन इट्स ओन हैबिटेट. ठीक है. उसका अपना, हर स्पीसीज का अपना एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शन होता है. बट वी कैन सी हियर, अंडरस्टैंड हियर क्लियरली दैट सीड डिस्पर्जल इज अ प्रोसेस. ठीक है. सीड डिस्पर्जल में हम लोग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जब भी हम किसी फ्रूट को खा रहे हैं तो हम उसके सीड को डिस्पर्स करते हैं. ठीक है. फिर अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिली तो वो ग्रो कर जाएगा. तो उस फेवरेबल कंडीशन तक उसको प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे एक लेयर होगी, दैट इज सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो. द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन एज इन व्हीट एंड मेज, और 2 कोटिलेडॉन एज इन ग्राम एंड पी. तो आपने कई बार सुना है मोनोकॉट, डाइकॉट, वही चीज़ है. एक कोटिलेडॉन होगा तो मोनोकोटिलेडॉन, 2 कोटिलेडॉन होंगे तो डाइकोटिलेडॉन. ठीक है. अब हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोगों को देखना भी है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोटिलेडॉन सीड एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडॉन सीड. स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोटिलेडॉन सीड में the outermost covering of a seed is the seed coat. The seed coat has 2 layers. The outer one is testa and inner one is stamen. अब बेटा इस चीज़ को ध्यान से रखना है. ठीक है. सीड, चलो हम यहाँ लिख रहे हैं सीड, आउटर लेयर, सीड कोट. ठीक है. सीड
कोट, सीड की आउटर लेयर सीड कोट. अगेन सीड कोट इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर. आउटर वन इज टेस्टा एंड सीड कोट की इनर वन इज टैगमेन. तो अब हमें पता है कि जो अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग टेस्टा इन्वायरमेंट को फेस करेगा एंड टैगमेन किस साइड होगा बेटा, अंदर एम्ब्रियो साइड, जिस साइड एम्ब्रियो प्रेजेंट है उस साइड टैगमेन प्रेजेंट होगा. क्लियर. ध्यान से फिर से, सीड एक स्ट्रक्चर है जो कि ओव्यूल के डेवलपमेंट से, ओव्यूल के मैच्योर होने से बना है. उस सीड का अपनी एक कवरिंग होगी, दैट कवरिंग इज सीड कोट. अगेन सीड कोट की 2 लेयर है, आउटर वन इज टेस्टा एंड इनर वन इज टैगमेन. तो जो आउटर होगा वो इन्वायरमेंटल कंडीशन को फेस करेगा एंड टैगमेन इंटरनल कंडीशन को फेस करेगा जहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है. क्लियर. तो दैट इज इंपॉर्टेंट. टेस्टा एंड टैगमेन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच इज आउटर एंड विच इज इनर, या एक दे देगा उसको पूछेगा कि ये किसका पोर्शन है. द हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट through which the developing seeds were attached to the fruit. Hilum is the scar on the seed coat. सीड कोट पे वो निशान हाइलम होगा बेटा, जिस निशान से वो डेवलपिंग सीड्स ओवरी से अटैच रहा होगा, मतलब वो प्लेसेंटा वाला पोर्शन. ठीक है, क्लियर है. तो वो पोर्शन जैसे सीड में देखोगे तो वहाँ एक स्कार जैसा दिखेगा. क्लियर. पहले मैंने एक बताया था कि माइक्रोपाइल भी दिखता है, इमेज भी शेयर की थी ग्राम की. ठीक है, तो वहाँ पे एक सीड कोट का हाइलम दूसरा होगा एंड माइक्रोपाइल दूसरा होगा. माइक्रोपाइल वो ओव्यूल की जो ओपनिंग थी वो वाला एंड होगा. ठीक है, तो 2 तरीके के हमें वहाँ पे मार्क दिखेंगे और हर सीड में दिखे ये भी ज़रूरी नहीं है. क्लियर. तो द हाइलम को मार्क कर लेना, वैसे ही डार्क लिखा हुआ है बेटा, टेस्टा, टैगमेन, हाइलम, माइक्रोपाइल. हाइलम इज द स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच्ड टू द फ्रूट. अबव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड द माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल जब ओव्यूल के टाइम में वो वहाँ से पॉलन ट्यूब को एंटर करने में हेल्प करता है. और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सीड के टाइम में जब आप सीड को एक प्लांट में ग्रो करने के लिए सीड को लगाते हो सॉइल में, तो वो माइक्रोपाइल से ही वाटर को फर्स्ट टाइम लेता है, फर्स्ट टाइम वाटर एंटर करता है माइक्रोपाइल से. तो फंक्शन कभी कभी आ जाता है माइक्रोपाइल का फंक्शन इन ओव्यूल एंड इन सीड, दैट इज डिफरेंट. ओव्यूल में पॉलन ट्यूब की एंट्री एंड सीड में वाटर मिनरल्स की एंट्री के लिए रोल प्ले करता है. इज इट क्लियर बच्चा? किसी को डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना यहाँ पे, लेकिन ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं. कोट इज द एम्ब्रियो. अब सीड कोट के बारे में लिखा हुआ है बेटा. ठीक है, इंटरनल पोर्शन में उसके एम्ब्रियो होगा, कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कॉटिलेडॉन्स. द कॉटिलेडॉन्स आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल. जो डाइकॉट में हम लोग देखेंगे कॉटिलेडॉन्स कैसे होंगे, उसके फ्लैशी होंगे. ठीक है, एंड फुल ऑफ, क्योंकि कॉटिलेडॉन्स आर आल्सो द सोर्स ऑफ फूड. फूड का सोर्स देंगे जब तक वो सीड जर्मिनेट करेगा और तब तक वो फूड के सोर्स के लिए होंगे. और जो भी डाइकॉट होगा उससे जब पहले बार प्लांटिंग होगी तो 2 लीव्स फॉर्म होती हैं. ठीक है, एंड मोनोकॉट होता है तो उससे पहली बार में 1 लीफ फॉर्म होती है. क्लियर. एट द 2 ends ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड प्लूम्यूल. रेडिकल से रूट सिस्टम, प्लूम्यूल से शूट सिस्टम. पहले भी हम लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है. नाउ इन सम सीड्स सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है, आज तुम लोग मुझे सेंड करोगे. व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म? formed as a result of double fertilization is a food storing tissue and called endospermic seed. अगेन वही चीज़ है बेटा कि अगर सीड में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम एंडोस्पर्म पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ है तो ऐसे सीड को एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं. और जिस सीड में एंडोस्पर्म पूरा यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ एम्ब्रियो रह जाएगा, सीड बनेगा, एम्ब्रियो होगा उसके अंदर, उसको बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. In plants such as bean, gram and pea, the endosperm is not present in mature seed. अब आपको जो इन प्लांट्स में दिखता है, जैसे चने में देखो आप, पी में देखो, बीन्स में देखो, इनमें आपको कॉटिलेडॉन्स दिख रहे हैं, लेकिन आपको ये कॉटिलेडॉन्स डेवलप्ड हैं. ठीक है बेटा, ठीक है, ये जब ग्रो करेंगे तो तब वहाँ से लीफ निकलेगी.
तो लीफ और कॉटिलेडॉन दो अलग अलग, एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्ट्रक्चर है और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है, जब वो प्लांट ग्रो करता है तो उससे 2 लीफ निकलेगी पहले, सबसे पहले तो वो डाइकॉट होती है, जब एक सिंगल लीफ निकलेगी तो उसको मोनोकॉट बोलते हैं। तो इन सारे में बीन, ग्राम एंड पी, जैसे यहाँ पे ग्राम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें आपको एंडोस्पर्म लेबलिंग नहीं है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, नॉन एंडोस्पर्मिक, मतलब इस सीड के पूरे जर्मिनेशन और जो इसमें एम्ब्रियोनिक पोर्शन है उसके जर्मिनेशन के टाइम इसने फुल्ली यूटिलाइज कर लिया एंडोस्पर्म को। क्लियर। एंजियोस्पर्मिक का डबल फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो दोनों को फॉर्म करता है। 2 मेल गैमेट होते हैं, एक सेंट्रल न्यूक्लियाई 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करता है और एक मेल गैमेट एग से फ्यूज़ करता है। ओव्यूल के स्ट्रक्चर को रिकॉल करना, वहाँ पे ये मैंने पढ़ाया हुआ है। द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड्स एंड सच सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मस, ठीक है। तो ऐसे सीड को क्या बोल देंगे बेटा, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नाउ नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलेडोनस सीड। मोनोकॉटिलेडॉन और डाइकॉटिलेडॉन दोनों के सीड स्ट्रक्चर अलग अलग है बेटा। मोनोकॉट इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ लेयर आपको पढ़नी पड़ेंगी, जैसे एलेरोन लेयर, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। जब आप स्प्राउट वगैरह बनाते हो तो जो लेयर प्रोटीन रिच होती है ना, दैट इज एलेरोन लेयर। तो जनरली मोनोकॉटिलेडोनस सीड्स आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज इन ऑर्किड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। अब इस पॉइंट से को ये क्वेश्चन हो गया आपका, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मोनोकॉट्स के जनरल जो सीड होते हैं दैट आर एंडोस्पर्मिक सीड, मतलब उनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा। जैसे आप मेज़ को देखोगे ना, जो कॉर्न में आप देखते हो, कॉर्न का जो पोर्शन आप एडिबल येलोइश पोर्शन दिख रहा है दैट इज एंडोस्पर्म। क्लियर। फिर उसमें नीचे की तरफ एम्ब्रियो होता है। इन द सीड्स of cereals such as maize, the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall। और आप इसमें डिस्टिंग्वाइज नहीं कर सकते हो कि फ्रूट वॉल है या ये, देखो सीड, अभी हम कहें तुम्हें कि कॉर्न का फ्रूट क्या है तो तुम उसको कॉर्न नहीं बोलोगे ना, सीड क्या है वो भी कॉर्न है। तो लेकिन वहाँ पे फ्रूट और सीड मतलब ओवरी एंड ओव्यूल दे आर फ्यूज टाइप स्ट्रक्चर। क्लियर बच्चा, तो ये ध्यान रखना। The endosperm is seed coat is such as maize. The seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall। किसकी fruit wall होगी ये? fruit wall means ovary wall की बात होती है। The endosperm is bulky and stores food, rich in storage होगा। The outer covering of endosperm separates the embryo by a proteinaceous layer called aileron layer। Again this is important। ठीक। The embryo is small and situated in a groove at one end of the endosperm। It consists of one large and shield-shaped cotyledon। एक large और shield-shaped cotyledon जो कि protective भी work करेगी। shield होता है ना, shield use करते हैं protection के लिए, तो इसको बोलते हैं स्कूटेलम। अब आपको देखो बेटा जो लेबलिंग है, पहले वहाँ आते हैं हम लोग। यहाँ पे सीड को देखो कॉर्न को, ठीक है। कॉर्न में आपको एम्ब्रियो दिख रहा है, ये इंटरनल। अब जब आप कॉर्न को खाते हो तो आप उसका क्या पार्ट खाते हो, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो बोथ, ठीक है। सीड यही हो गया, ठीक, फ्यूज्ड है ओवरी से। तो आप फ्रूट और सीड, अब ऐसे अलग से आप सीड नहीं निकाल के फेंकते हो ना कि ये मेज़ का सीड है इसको नहीं खाना है, कॉर्न का सीड है नहीं खाना है। आप जब खाते हो तो ये पूरा पोर्शन आप ले मतलब एडिबल पार्ट हो जाता है। तो एम्ब्रियो, सीड, एंडोस्पर्म सब आपस में फ्यूज्ड है, ओवरी वॉल भी फ्यूज्ड है, फ्रूट वॉल उसकी, जैसे यहाँ पे ये वाले इमेज में देखो अब एलएस स्ट्रक्चर है। सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, सीड कोट सीड की आउटर लेयर, फ्रूट वॉल ओवरी की आउटर लेयर, वो फ्यूज्ड है यहाँ पे, ठीक है। फिर प्रोटीनेसियस, प्रोटीन रिच लेयर, एलुरोन लेयर, ठीक। फिर आपको क्या टर्म दिख रहा है, एंडोस्पर्म। देन शील्ड लाइक स्ट्रक्चर जो लोअर साइड में है दैट इज स्कूटेलम। एक सिंगल है, ये पूरा एक सिंगल है बेटा, इसलिए मोनोकॉट है ये। एंड कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा, ये दो टर्म और सुन लो। प्लूम्यूल शूट सिस्टम को बनाता है, क्लियर। रेडिकल रूट सिस्टम को बनाता है, मतलब जो भी नई जड़ें निकलेंगी वो रेडिकल से ग्रो करेंगी, जो भी नया तना स्टेम ग्रो करेगा वो शूट सिस्टम से होगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, जब तक ये डेवलप हो रहा है, तो इसको प्रोटेक्टिव लेयर कौन देगा, प्लूम्यूल को कोलियोप्टाइल देती है एंड रेडिकल को
कोलियोराइजा देता है। अब अगेन देखो, ये पूरा शील्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक। इस शील्ड के अंदर प्लूम्यूल है, इस शील्ड के अंदर रेडिकल है। प्लूम्यूल और रेडिकल की इंपॉर्टेंस हो गई क्योंकि अगला जो प्लांट प्रोड्यूस होने वाला है वो इस सीड से, उसके रेडिकल वाले पोर्शन से ही रूट सिस्टम बनेगा और प्लूम्यूल वाले पोर्शन से शूट सिस्टम बनेगा। अब ये सीड बेटा जो नेचर में ओपन है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद ये किसी भी अब अलग अलग स्टेजेस से ये गुजर सकता है। हो सकता है पानी में बह रहा, हो सकता है हवा से बह रहा, हो सकता है किसी कैटल्स वगैरह ने इसको ग्रेजिंग कर लिया हो। तो ये डिफरेंट सिचुएशन से जाता है और जब तक फेवरेबल कंडीशन में नहीं होगा तब तक नया प्लांट इससे ग्रो नहीं करेगा। तो एक तो इसकी ये शील्ड हो गई, दूसरा एक जैसे कहते हैं ना जेड सिक्योरिटी, अगर अंदर भी इसको सिक्योरिटी मिला हुआ है तो प्लूम्यूल को कवर करने वाला कोलियोप्टाइल हो जाता है एंड रेडिकल को कवर करने वाला कोलियोराइजा। इसको याद करने के लिए बेटा आप राइजा वर्ड रूट, राइजा मीन्स होता है रूट और रेडिकल किसको ग्रो करता है, रूट सिस्टम को। क्लियर है, बस इतना ही पढ़ेंगे आज। एलोरोन लेयर, स्कूटेलम, प्लूम्यूल, रेडिकल, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, इस सब पोर्शन को रिवाइज करो, मार्क करो, कोई भी डाउट हो मैसेज करो और क्वेश्चन का आंसर भी मैसेज करो। बाय बाय, टेक केयर।